नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर कोरोना ओमिक्रॉन के 3 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून और हरिद्वार के ये मरीज बताए जा रहे हैं जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 4 केसेस हो गए हैं। सोमवार को मिले 3 मरीजों में 28 साल का युवक हरिद्वार का रहने वाला है और यमन से भारत लौटा है, जबकि देहरादून में 2 सीनियर सिटीजन हैं जो कि दुबई से देहरादून लौटे हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद सरकार भी अलर्ट है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने वालों की जांच की जाएगी और संपर्क में आए कम से कम 20 लोगों की कोविड जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और ओमिक्रॉन उत्तराखंड में बढ़ते खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। शासन ने इसके लिए नई एसओपी जारी की है और उसके हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा। इसमें एहतियातन तौर पर सभी को अपनी सावधानी बरतनी है और हमको किसी प्रकार का भी कोई जोखिम नहीं लेना है। जो जरूरी काम है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सभी करने हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और सोमवार को राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इस दौरान छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद पहले दिन पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान रात को बेवजह घूम रहे लोगों को रोककर पूछताछ की, चालान भी काटे। इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि नए साल के जश्न को लेकर 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद पार्टियों पर पाबंदी रहेगी और पालन नहीं करने वाले होटलों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हिल स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। जिनको नहीं पता तो उन लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं कि अब से नाइट कर्फ्यू इम्प्लीमेंटेड है, तो रात को बाहर ना निकलें। इसके बावजूद भी अगर किसी का ग्रॉस नेग्लिजेंस मिल रहा है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनका हम चालान भी कर रहे हैं। चालानिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जहां तक नववर्ष के सेलिब्रेशंस की बात है, तो नववर्ष में सेलिब्रेशन भी कम से कम लोगों में और सोशल गैदरिंग में होटलियर्स करा सकते हैं, क्योंकि बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर 10 बजे के बाद कोई होटलियर अगर सेलिब्रेट कराता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी और जो लोग वहां पर इन्वॉल्व होंगे, जो लोग हिस्सा ले रहे होंगे, उनके खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू अब लगा दिया गया है। कल से इसकी शुरुआत हो गई है। नई एसओपी कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं उन पर भी खास नजर है। बेवजह घूमने फिरने वालों पर भी पुलिस की सख्ती दिखाई दे रही है। बिना मास्क के और बेवजह घर से बाहर निकलने पर उनको ताकीद भी की गई है। साथ ही उनका चालान भी काटा गया है। तो पहाड़ों की बात की जाए, एक के बाद एक ओमिक्रॉन के कई मामले अब सामने आ गए हैं, जो कि पहाड़ के लिए एक चिंता की बात है। खास तौर पर 31 दिसंबर बिल्कुल नजदीक है। जो सैलानी है वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं और ऐसे में बड़ी दिक्कत आ रही है प्रशासन के सामने इन सब बातों को संभालने में। हालांकि प्रशासन ने कह दिया है कि 31 दिसंबर की जो पार्टी होगी वो रात को 10 बजते बजते खत्म करनी पड़ेगी और कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, नई एसओपी कोविड को लेकर जारी कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है प्रशासन के सामने वो इस बात का, क्योंकि 31 दिसंबर सामने है और लोग रुख करते हैं पहाड़ों की तरफ छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसे में कितनी ज्यादा चुनौती प्रशासन के सामने इन सबको बताने की कि कोविड का पालन करें और कोविड का पालन करते हुए आप तमाम नियम कानून का भी पालन करें। देखिए नीलू, जिस तरह से क्रिसमस को भी पहाड़ों में लगातार जो भीड़ थी वो बढ़ी थी, उसके बाद चुनौतियां प्रशासन के आगे खड़ी थी। हालांकि मसूरी और नैनीताल 2 टूरिस्ट स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 31 को अमूमन दिल्ली या मुंबई समेत तमाम जगहों का पर्यटक आना शुरू हो जाता है, लेकिन भीड़ भी इन इलाकों में खासा ज्यादा रहती है। तो चुनौतियां तो हैं ही, क्योंकि जो अमूमन जो देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से, ना मास्क पहना जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने 100 की गैदरिंग की है, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन जो होटल हैं वो पहले ही
पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब भीड़ को यहाँ आना है उसका मैनेजमेंट एक चुनौती भरा रहेगा। हालांकि जो नैनीताल का जिला प्रशासन है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो राज्य सरकार की एसओपी थी उसका हमें पालन करना है। हालांकि होटल एसोसिएशन भी इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर पर्यटकों ने अपनी बुकिंग कर ली है और 31 के लिए आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कैसे होगा। लेकिन एक सवाल एक बड़ा जो सोशल मीडिया में भी या फिर जो लोग आमतौर पर उठा रहे हैं कि रात नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, तो दिन में जो भीड़ें हो रही हैं उन पर कंट्रोल कैसे होगा। लेकिन जिस तरह से आने वाले दिनों में अब 31 का एक बड़ा इवेंट पहाड़ों में होने जा रहा है तो उसको लेके कैसे होगा, क्या जो डीजे नाइट है वो वीरेंद्र जो एसओपी जारी की गई है, जो कोविड को लेकर एसओपी जारी की गई है, क्योंकि हम आपने भी जिस तरह से बताया, ठीक है नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया, लेकिन दिन के वक्त अच्छी खासी गैदरिंग हो रही है, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और खासतौर पर अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए वो सब उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसे में क्या बॉर्डर एरियाज में भी चेकिंग बढ़ा दी गई है? कोविड को लेकर कोई नियम कि हाँ आप अपने साथ कोविड की जो टेस्टिंग है उसको करा कर आए, कुछ इस तरह की भी चीजें लागू की गई हैं? क्योंकि जब तक ये चीजें लागू नहीं होंगी तब तक लोगों का इसी तरह से आना उत्तराखंड में जारी रहेगा। देखिए, क्रिसमस से भी पहले प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा था कि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर चेकिंग होगी, लेकिन कहीं भी नैनीताल के इर्द गिर्द ये चेकिंग अभी दिखाई नहीं देती और जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी अभी जो कोविड की चेकिंग है वो नहीं हो रही है। हालांकि कई टूरिस्ट जो लापरवाह बने हुए हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी पर्सनली, तो उनका ये कहना था कि जो उन्होंने वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है तो उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इस तरह की लापरवाही भी टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में देखी जा रही है। लेकिन जो नैनीताल का बाहरी वाला इलाका है जहां पे चाहे रूसी बाईपास पर पिछले दिनों टेस्टिंग हुई या 12 पत्थर वाले इलाके में हुई या नैनीताल जिले से बाहर उधम सिंह नगर के आसपास जो टेस्टिंग हो रही थी वो अभी इस वक्त कहीं देखी नहीं जा रही है, क्योंकि जो टेस्ट करने वाली टीमें हैं वो उनको मौके तक नहीं भेजा गया है। इसलिए जो बेरोक टोक एंट्री पहाड़ों में हो रही है वो लगातार जारी है। यही एक खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल यही एक खतरा है कि किसी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है और जिन्हें दोनों वैक्सीन लग गई है वो और ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड आपको हो सकता है। इसलिए आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो कि कोविड के अप्रोप्रिएट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात सीएम पुष्कर धामी की करें तो आज सीएम हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। यहां पर सीएम पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यमंडल में हिस्सा भी लेंगे। सीएम रोजगार मेले में युवाओं से भी बातचीत करने वाले हैं। और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के हल्द्वानी में रैली होनी है और इस रैली में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीआईजी कुमाऊं ने कहा कि रैली में कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए 2200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। रैली में होने वाली भीड़ को देखते हुए कई रूट भी डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। टेक्निकल टीमें जो है हमारी, जैसा बीडीएस, एलआईओ और जो भी टेक्निकल टीमें लगेगी, डॉग स्क्वाड वगैरह, तो ये जो कुछ तो हमने कुमाऊं रेंज से दिया है और बाकी जो अन्य टीमें जो है जो बाहर से भी हम लोग गढ़वाल देहरादून से भी मांग कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय को एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा जो टीमों की है जो मांग की गई है। और सोमवार को सीएम पुष्कर धामी ने पहली बार पिथौरागढ़ के गंगोली हाट का दौरा किया। गंगोली हाट पहुंचने पर सीएम ने सबसे पहले प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गंगोली हाट विधानसभा के लिए 155 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने बीते 5 सालों में उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। आने वाले समय में भी सीएम ने डबल इंजन की सरकार बनने का भरोसा जताया। आशीर्वाद लेंगे, विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ेगा। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर सरकार के कद्दावर मंत्री हरक सिंह रावत की मुलाकात कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत से हुई। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात रविवार रात को देहरादून के होटल में करीब 15 मिनट तक चली है। इस मुलाकात की पुष्टि रावत के करीबी नेताओं ने की है।
हरक सिंह शुक्रवार की रात को कैबिनेट मीटिंग के बीच से नाराज होकर चले गए थे। नाटकीय घटनाक्रम के करीब 22 घंटे बाद शनिवार रात को हरक सिंह सीएम पुष्कर धामी से मिले और दोनों का हंसता मुस्कुराता एक वीडियो सामने आया। लेकिन इस मुलाकात के भी 24 घंटे बाद हरक की बात अब हरीश रावत से हुई है, उनके साथ मीटिंग हुई है। हालांकि हरीश रावत से मुलाकात पर हरक ने कैमरे पर कहा कि वो होटल तो गए थे लेकिन हरीश रावत से नहीं मिले। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि हरक रावत कभी भी पाला बदलकर घर वापसी कर सकते हैं, यानी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। वो जब आए तो मैं अलग था, काम कर रहा था, और वो आए अपने कमरे में चले गए, फिर मैं वहां से निकल गया। मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे, हरीश रावत जी से, इस मुद्दे पे। पर ये जरूर हुआ कि वहाँ मतलब मैं जब पहुंचा तो उनके लोग थे और उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी अभी यहाँ आ रहे हैं। और हरीश रावत ने भी हरक सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने शायद हरक सिंह को कह दिया है कि अपनी हालत में रहो, और वो अपने विधानसभा में कोई संदेश नहीं दे पाए, इसलिए अब ये उनकी तड़प है और वो फड़फड़ा रहे हैं। जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई संदेश नहीं दे पाए कोटद्वार में विकास का, इसलिए उनकी तड़फड़ाहट है, झटपटाहट है। और साथ साथ किसी ने मुझसे कहा कि शायद भाजपा ने कह दिया कि अपने हालत में रहो, तो वो थोड़ा सा हाथ पांव फैलाना चाहते हैं। और विश्व की सबसे सुंदर जगहों में एक है औली, जहां की बर्फबारी होने के बाद नजारे काफी सुंदर हो जाते हैं। ऐसे में पर्यटकों के लिए औली किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी के बीच औली का खूबसूरत नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है, जिसका दीदार करने के लिए पर्यटक खींचे चले आ रहे हैं। बर्फबारी ने यहाँ के नजारों में चार चांद लगा दिए हैं। हर ओर सफेद चादर ही दिखाई पड़ रही है, यहाँ तक कि पेड़ भी बर्फ से लदे हुए हैं। दिसंबर के अंतिम हफ्ते में हुई बर्फबारी के बाद होटल फुल हैं। औली तो बहुत ही खूबसूरत लगा। जब हम यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं मिली थी, तो हमें लगा कि आना बर्बाद हो गया बिल्कुल। बट जैसे जैसे शाम हुई है उसके बाद जो स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है उसके बाद तो यहाँ के नज़ारे एकदम जन्नत की तरह था। GMBN से लेकर निजी होटल तक नए साल तक बुक हो चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ से स्थानीय कारोबारी भी खुश हैं। इनके जितने भी यूनिट हैं जोशीमठ में और औली में 3 यूनिट हैं और ऑनलाइन सभी पैक हैं अभी। और अब बर्फबारी भी हो गई है तो टूरिस्टों की संख्या में अब बढ़ोतरी होगी। देखिए औली जो है बर्फ़ के लिए बहुत ही फेमस है, तो औली में इस बार जो ये बर्फ़बारी भी बहुत अच्छी बर्फ़बारी हो रही है। हालांकि कम है पर बहुत अच्छी बर्फ़बारी है टूरिस्टों के लिए, और इससे हमारा जो लोकल लोगों की दुकानें या कारोबारियाँ हैं उनका अच्छा काम चल रहा है। इस बर्फ़ से लोग खूब सारे पर्यटन आ रहे हैं यहाँ पे जो देखने आ रहे हैं बर्फ़ को। अगर आप भी बर्फबारी के बीच औली के नैसर्गिक सौंदर्य के दीदार करना चाहते हैं तो चले आइए, क्योंकि नए साल के जश्न के लिए यहाँ के नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए औली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किच्छा विधानसभा में नगला नगर पालिका बनने की अधिसूचना जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट करार दे रही है तो बीजेपी इससे स्थानीय जनता को तमाम सुविधाएं मिलने का दावा कर रही है। किच्छा विधानसभा के नगला और फूलबाग क्षेत्र को मिलाकर नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन नगला के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हाईकोर्ट नगला में सरकारी जमीनों के 700 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने के आदेश दे चुका है और मामला विचाराधीन है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय किच्छा से नगला तक 4 लेन रोड मंजूर कर चुका है। अब अतिक्रमण हटने और हाईवे बनने की दशा में नगला का अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा। इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि पहले लोगों को उजड़ने से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। नगर पालिका बनाने का ये सरकार का झुंझुना है, ये मतदाताओं को बरगलाने का काम है, क्योंकि जब 4 लाइन बनेगी तो नगला का अस्तित्व नहीं रहेगा। या तो 4 लाइन बनाने का वादा झूठा है या फिर नगर पालिका बनाने का झूठा वादा है, दोनों में से एक बात झूठ है।
किच्छा में लालपुर और सिरोरी कला को भी नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट सिरोरी कला की अधिसूचना पर रोक लगा चुका है। हालांकि नगला को नगर पालिका बनाने के बाद सियासी फायदे की उम्मीद में उत्साहित बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला कांग्रेस के विरोध को आधारहीन करार दे रहे हैं। उन्होंने डलवाई, लेकिन पुष्कर धामी की सरकार ने, हमारे वकीलों ने सरकार के और हम सब ने कोशिश की कि नगला न उजड़े, बच जाए। फिलहाल तो बचा ही हुआ है। और इस बार जब नगर पालिका बना दिया, नगला नगर हल्दी को मिलाकर जो वंचित था आज तक, न ग्राम सभा में था न नगर पालिका में था। चुनाव आचार संहिता लागू होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए। अतिक्रमण को लेकर कोर्ट का सख्त रुख और 4 लेन हाईवे की मंजूरी से लोग आशंकित हैं। अब नगला को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी होने के बाद गरमा रही सियासत से किसको कितना नुकसान होगा, कितना नफा होगा, ये चुनाव में ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।